Good morning, all of you. Welcome to your SST class. Students, today I am covering the next topic of your chapter, Sectors of Indian Economy. Today's my topic is division of sectors as organized and unorganized. Students, in the previous lecture, I explained you that how we can create employment. जिसमें मैंने आपको बताया था कि टर्शरी एंड प्राइमरी सेक्टर में मेजर जो प्रॉब्लम है दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. टर्शरी सेक्टर का रोल जीडीपी में इंक्रीज़ है और इन परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम है. तो उसका रीज़न क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है. वो हमें डिस्गिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा शो कर रहा है. एंड इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था दैट हाउ वी कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट in the various sectors. Okay, now our topic is that division of sector as organized and unorganized sector. Under this topic we will learn that how we can divide the sectors in organized and unorganized sector. Before going to explaining the chapter, first of all we have to be learn some examples. हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं. विद दीज एग्जाम्पल्स आई वॉन्ट टू क्लियर यू दैट व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड व्हाट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ओके, सो let us read the examples. Here we have the two examples. One is Kanta and second is Kamal. Kanta. कांता का एग्जाम्पल क्या है? कांता वर्क्स इन एन ऑफिस. शी अटेंड हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM. अब कांता एक ऑफिस में वर्क कर रही है. सुबह 9:30 से 5:30 बजे तक वो ऑफिस को अटेंड करती है. सैलरी उसको रेगुलर मिल रही है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. इन एडिशन टू द सैलरी ही ऑल्सो गेट प्रोविडेंट फंड एज पर रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट. उसको PF भी मिलता है. ठीक है. शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस. उसको मेडिकल भी मिलते हैं. कुछ और अलाउंसेस होता है. कुछ और फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं. कुछ और एक्स्ट्रा भी उसको मिलता है. ठीक है. नाउ कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे. संडे को उसकी हॉलीडे होती है. ठीक है. दिस इज़ अ पेड हॉलीडे. और पेड हॉलीडे है क्यों? क्योंकि उस संडे के पैसे नहीं कटते हैं उसको. उसकी सैलरी पूरे मंथ की मिलती है जिसमें संडे इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है. व्हेन शी ज्वाइंड द वर्क शी वॉज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क. और जब उसने जब उसने अपना ऑफिस ज्वाइन किया था तो उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जिसमें ये सारी टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई थी. ठीक है. चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, द एग्जांपल ऑफ कमल. कमल इज़ कांताज नेबर. कमल कांता का नेबर है. ही इज़ अ डेली वेजेस लेबर इन अ नियर बाय ग्रॉसरी शॉप. डेली वेजेस पर वो वर्क कर रहा है. डेली वेजेस का मतलब होता है कि दिहाड़ी पर. ठीक है, कि हर रोज़ के वेतन उसको मिलता है. ही गोज़ टू द शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क टिल 8 PM इन द इवनिंग. सुबह 7:30 से 8 बजे तक शाम को उसकी शॉप पर वर्क होता है. ठीक है. ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस. सैलरी के अलावा उसे और कोई अलाउंसेस नहीं मिलते. ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क. उसको उस दिन की सैलरी नहीं मिलती जिस दिन वो काम पर नहीं जाएगा. सपोज़ वो संडे को नहीं गया तो उसकी संडे की सैलरी कट हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि वो डेली वेजेस पर है. ही हैज़ देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडे. इसलिए उसके पास कोई लीव नहीं है और कोई पेड हॉलीडे नहीं है. नॉर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप. और उसके जब उसने ज्वाइन किया उसको कोई लेटर नहीं मिला जिसमें ये लिखा हुआ था कि वो एम्प्लॉयड है इसका शॉप का, या एनी अदर टर्म एंड कंडीशन. ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर. वो पूछ सकता है लीव के लिए किसी भी टाइम. मतलब संडे वगैरह कुछ नहीं है. वो अपनी इच्छा से कभी भी ले सकता है. तो ये 2 सेक्टर हमने डिस्कस किए, एक कमल और एक कांता. अब कमल का जो वर्क है वो डेली वेजेस पर है.
अगर मैं आपको बताऊं तो कमल जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहा है और कांता जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रही है। वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रही है। कैसे? कमल जहाँ वर्क कर रहा है वहाँ टर्म एंड कंडीशंस नहीं है, वहाँ उसके पास कोई फॉर्मेलिटी नहीं गई है, कहीं साइन नहीं लिए गए हैं, नथिंग। बट जो कांता वर्क कर रही है वहाँ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है। कोई लेटर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट दी जाती है रिटर्न में, कुछ दे आर फॉलोइंग समथिंग। बट कमल जहाँ वर्क कर रहा है वहाँ कुछ फॉलो नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पर हम डिफरेंस देख रहे हैं उनके वर्क कंडीशन में डिफरेंस है। तो वही डिफरेंस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डिफरेंस है। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कांता वर्क इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क where the term of employment are regular and therefore people have assured work. They are registered by the government and have to follow its rules and regulations, which are given in various laws such as the Factors Minimum Wages Act, Payment of Guarantee Act, Shops and Establishment Act etc. देखो कांता कहाँ वर्क कर रही है? एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रही है जहाँ टर्म एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, वो रजिस्टर्ड किए गए हैं, ठीक है, रूल एंड रेगुलेशंस के साथ चल रहे हैं, वेरियस लॉज हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट है, ठीक है, शॉप्स को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। बट इट इज़ कॉल्ड दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड, सॉरी, इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट वॉज हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। ये ऑर्गेनाइज है क्योंकि इसका कुछ फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर है जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहे हैं। Some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to be registered. कुछ ऐसे भी हैं जो may not be employed by anyone, जो किसी के द्वारा employed नहीं है, but may work their own. may work on their own का मतलब है कि वो अपना काम खुद कर रहे हैं, but they have to be registered themselves. पर उन्हें वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट के में और रूल और रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हैं। ये बता रहा है कि कुछ लोग अपने आप को, अपनी वर्क को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हैं, उसको एम्प्लॉयड कर सकते हैं, उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, now works in the organized sector enjoy security of employment। जो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो किस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं? वो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी है, ठीक है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए वर्क करेंगे। उनके पास पेड सैलरी होगी, पेड सैलरी भी उनकी डिसाइडेड है, अर्लियर डिसाइड कर दी गई कि इतनी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। वो और बहुत सारे बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर कौन हो रहा है? जो उनको जॉब दे रहा है, ठीक है। तो अपने एम्प्लॉयर से वो और बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो ले रहे हैं। नाउ व्हाट आर, जस्ट ए मिनट, अब वो जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं? What are these benefits? They get paid leave, payment during holidays, provident fund gradually, etc. उनको कौन से मेन जो बेनिफिट्स हैं वो मिल रहे हैं कि पेड लीव्स है, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़ की पेमेंट मिल रही है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, और इसके साथ साथ दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स एंड अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर्स गेट पेंशन एज वेल।
अब उनको ये भी उनको देना पड़ रहा है फैक्ट्री मैनेजर को कि जहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पर उन्हें पीने के लिए अच्छा पानी, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट और रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारा का सारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पर उनको सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। ठीक है, चलिए मैं एक बार दोबारा से पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर को रिपीट करूँगी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हो रहा है, दे आर वर्किंग विद रूल एंड रेगुलेशंस। ठीक है, वहाँ पर कुछ एक्ट हैं जिनको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, दे आर रजिस्टर्ड और वो अपने आप को रजिस्टर किए हुए हैं गवर्नमेंट के अंडर। देयर वर्किंग आर फिक्स, देयर सैलरीज आर फिक्स, दे हैव पेड ओवर टाइम एंड पेड हॉलीडेज ऑल्सो। ठीक है, एंड मेनली कि उनको और दूसरे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। नाउ द कमल, अब कमल कहाँ क्या कर रहा है, कमल जो है वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहा है। Characterized by the small and scattered units which are largely outside the control of government। ये वो यूनिट्स हैं, स्कैटर्ड यूनिट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट आर नॉट फॉलोड। रूल्स तो बनाए जाते हैं यहाँ पर भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाए जाते, बट उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। जॉब्स हियर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। जॉब्स हैं यहाँ पर वो लो पेड हैं। लो पेड का मतलब है कि सैलरी कम है, एंड ऑफन नॉट रेगुलर, और रेगुलर भी नहीं है। ठीक है, उनको पूरी सैलरी भी नहीं मिलती है। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम का कोई प्रोविज़न नहीं है। पेड लीव हॉलीडेज, लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा, पेड लीव हॉलीडेज हैं। पेड लीव हॉलीडेज इसका मतलब समझते हो कि पेड लीव नहीं है, हॉलीडेज हैं बट लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम का कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई पेड लीव्स नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है। लीव ड्यू टू सिकनेस, और अगर हम बीमार हैं तो भी हम लीव नहीं ले सकते। अगर हम लेते हैं तो उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, एम्प्लॉयमेंट भी सिक्योर नहीं है। हमें नहीं पता हमारा जो मालिक है, जो हमारा ऑनर है, वर्क जिसके अंडर हम कर रहे हैं, वो हमें कब हमारी जॉब से बाहर निकाल दे। ठीक है, पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न व्हेन देयर इज़ लेस वर्क, सच एज ड्यूरिंग सम सीजन सम पीपल मे बी आस्क्ड टू लीव। अ लॉट ऑल्सो डिपेंड ऑन द वाइम्स ऑफ द एम्प्लॉयर, और बहुत कुछ जो है वो एम्प्लॉयर पर डिपेंड कर रहा है कि वो कैसा है। अगर वो सॉफ्ट हार्टेड है तो वो कुछ सॉफ्ट रहेगा अपने एम्प्लॉयर के साथ, बट अगर वो हार्ड हार्टेड है तो वो उसको बहुत ज़्यादा क्या करेगा, परेशान करेगा। दिस सेक्टर इंक्लूडेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल who are employed on their own doing small jobs such as selling on the street or doing repair work। वो कहता है इस सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को भी सेल्फ एम्प्लॉयड भी करते हैं, जैसे डेली वेजेस वेंडर हैं जो स्ट्रीट्स पे अपना सामान बेच रहे हैं या बैठे हुए हैं। सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबर्स एज एंड व्हेन दे एक्वायर। ठीक है, तो ये सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं। तो बेटा जस्ट टेल मी, अगर हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में विच सेक्टर हैज़ मोर बेनिफिट्स, और कौन सा सेक्टर अच्छा है, तो अगर मैं पढ़ूँ और बताऊँ तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो अच्छा है एज़ कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। दे आर टोटली डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ द एम्प्लॉयर। वो टोटली किस पर डिपेंड कर रहे हैं, एम्प्लॉयर की मर्सी पर, दया पर। अगर उसमें दया भावना है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हार्टेड है। ठीक है, हार्श हैं उनके साथ। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इज राइजिंग हेयर दैट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। हम उनको किस तरह से एम्प्लॉयर की हार्डनेस से, हार्शनेस से बचा सकते हैं। हाउ वी कैन प्रोटेक्ट देम।
तो यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं। बात क्या आती है कि क्या वो रूल्स और रेगुलेशन प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नाउ अंडर दिस टॉपिक वी हैव टू बी लर्न दैट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हम उनको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने कौन से रूल और रेगुलेशंस को बनाया है। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब्स that are most sought after, but the employment opportunities in the organized sector have been expanded very slowly. Organized sector offer jobs हैं, but employment opportunities organized sector में वो धीरे धीरे बढ़ती हैं, ज़्यादा नहीं है हमारे पास organized sector. It is common to find many organized sector enterprises in the unorganized sector. They adopted such strategies to evade taxes and refuse to follow laws that protect laborers. बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइज्ड इंटरप्राइजेज हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करने लग जाती हैं। क्यों करने लग जाती हैं? क्योंकि वो गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं। दे डोंट वांट टू फॉलो देम। वो उन्हें क्यों नहीं फॉलो करना चाह रहे हैं? क्योंकि उसके लिए उनको सैलरीज ज़्यादा देनी पड़ती हैं, उन्हें बहुत सारे नॉर्म्स को फुलफ़िल करना पड़ता है, दोज दे डोंट वांट टू डू, जिन्हें वो ऐसा जो वो नहीं करना चाहते। ठीक है, चलिए ना कम एज ए रिज़ल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ वर्कर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करनी पड़ती है, which pay a very low salary and they are often exploited and not paid a fair wage. उनका exploitation होता है, उनको सही wages नहीं मिलते हैं, उनकी earnings low होती हैं और उनकी job भी secure नहीं होती है। चलिए ना, since 1919 it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector. बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपनी जॉब्स को छोड़ना पड़ा। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, इनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कुछ रूल्स को बनाया। हेंस beside the need for more work there is also a need for protection and support of the workers in the organized sector. तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट have made some rules. Who are these vulnerable people who need protection in this rural areas? अब यहाँ पर मेनली हमें बताना है कि ये कौन से लोग हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। ठीक है, हेयर इन द रूरल एरियाज अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स। रूरल एरिया में कौन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? लैंडलेस लेबर, जो कि स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं। इसके अलावा शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिशियंस, जैसे कि वीवर्स हैं, ब्लैक स्मिथ्स हैं, कारपेंटर्स हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। नियरली 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। इंडिया में 80% रूरल हाउस होल्ड जो है वो स्मॉल और फार्मर कैटेगरी में आते हैं, मार्जिनल फार्मर्स में आते हैं, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। These farmers need to be supported through adequate facilities and timely delivery of seeds, agriculture inputs, credit, storage facilities and marketing outlets. और इन फार्मर्स को ये सब चीज़ें चाहिए, टाइमली सीड्स की डिलीवरी चाहिए, क्रेडिट चाहिए, स्टोरेज चाहिए अपने गुड्स की। ये तो था रूरल एरिया। अर्बन एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेज मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे वो वर्कर्स हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर वर्क कर रहे हैं। कैजुअल लेबर्स जो है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में जो वर्क कर रहे हैं, डेली वेजेस वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, हेड लोड वर्कर्स, हेड लोड जो सिरों पर सामान उठाकर इधर उधर भी पहुँचाते हैं, गारमेंट मेकर्स, रैग पिकर्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑल्सो नीड गवर्नमेंट अ सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। इनको भी सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, इरेगुलर हैं, लो पेड वर्कर्स हैं, फुल एक्सप्लॉयटेशन होता है बिकॉज ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन इनको भी चाहिए। ठीक है,
बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल, इन दोनों को इनको दोनों चाहिए, इकोनॉमिक तो चाहिए ही चाहिए, इनको सोशल भी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली मैं बताऊं यहाँ पर, तो गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्ट पास किए हैं, कुछ फैसिलिटीज़ दी हैं। वो जो एक्ट, जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, जो हमने ऊपर पढ़ा कि मिनिमम वेजेस सबके पास होना चाहिए, हर एक पर्सन को मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करवाने चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट शुड बी देयर। इसके साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कंपलसरी करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो रूल्स को फॉलो करे, ठीक है। बट यहाँ पर सिर्फ कहा गया है, स्ट्रिक्टली उनको फॉलो नहीं किया गया। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। एक पर्सन अगर अपने आप को, अपनी वेजेस को कम रखता है या अपनी सैलरीज अपने आप को ऑर्गेनाइज सेक्टर में ना लेकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में